नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अडयाला जेल के एक जासूस, GHQ सुहेल आफरीदी के सरप्राइज़ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मज़ाकरात के मुतल्लिक है। इसी मामले पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन खबर आई है। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त पर्दे के पीछे किस किस्म के मूव्स हो रहे हैं। ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल के एक नए जासूस के मुतल्लिक है। इस जासूस ने इमरान खान साहब की किस तरीके से जासूसी की, उसके बाद जो जासूसी से मालूमात हासिल हुई इनको आगे कैसे पहुंचाया गया। इसी जासूस ने अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 2 बड़ी मुखबियाँ की और इस सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब को रिहाई का पैगाम किसने पहुंचाया। इस पैगाम पर इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल और क्या रिएक्शन आया, इस मामले पर एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सुहेल आफरीदी की मुलाकात से जुड़ी है। इसी पूरी सिचुएशन में एक हसास शख्सियत के मुतल्लिक क्या खबर आई है। इस हसास शख्सियत को इस्टेब्लिशमेंट ने क्या टास्क दिया था। ये टास्क PTI से जुड़ा हुआ था और जब ये टास्क पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इस अफसर के साथ क्या किया, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मज़ाकरात के मुतल्लिक एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इसी मामले पर अब से कुछ देर पहले यानी आज ही के दिन में अब से कुछ देर पहले क्या 3 बड़े और नए इंकशाफात हुए हैं। ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इस्टेब्लिशमेंट या आप ये कह लें कि GHQ या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत अपने ही एक आला और हसास ऑफिसर से मायूस हो गई और उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो कारकर्दगी है उससे इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ज़्यादा मुतमईन नहीं नज़र आई। अब मुबैना तौर पर यही जो ऑफिसर हैं इनको 2024 में एक बड़ा टास्क दिया गया था। ये टास्क इलेक्शन के हवाले से था, यानी 8 फरवरी को 2024 को जो इलेक्शन हुआ इस इलेक्शन के हवाले से इन्हीं ऑफिसर को एक बड़ा टास्क दिया गया था। अब मुबैना तौर पर वो टास्क ये था कि PTI से उसका इंतखाबी निशान छीना जाएगा। PTI को किसी भी किस्म की इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाएगी। PTI को कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी जाएगी। PTI के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनको पार्टी से अलग होने पर मजबूर किया जाएगा और PTI के वो रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। उसके बाद यही जो ऑफिसर है मुबैना तौर पर उनको ये टास्क दिया गया था कि PTI को 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हर सूरत में हरवाना है और किसी भी सूरत PTI ये इलेक्शन ना जीत सके। उसके बाद फिर हमने देखा कि जस्टिस फैज़ ईसा ने किस तरह से PTI से इंतखाबी निशान छीना, इलेक्शन कमीशन कैसे शरीफ खानदान की B टीम बन गया और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जिनकी ज़ेरे निगरानी ये इलेक्शन हुए उन्होंने किस तरह के एकतरफा और जालमाना फैसले करके PTI के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया और PTI को इस इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम इकदामात के बावजूद जब PTI ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तकरीबन 3/4 अक्सरियत हासिल कर ली, ये जो पूरे तमाम इदारे और पूरा निज़ाम PTI के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, इसके बावजूद कि PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं था, इसके बावजूद जब PTI ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी हासिल कर ली तो फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि PTI किसी भी सूरत ना जीते,
इनसे इस्टेब्लिशमेंट कुछ नाराज़ हो गई या इस्टेब्लिशमेंट का ये तासुर बना कि इनको जो टास्क दिया गया था ये टास्क पूरा नहीं कर सके, और उसके बाद फिर आधी रात को बड़े पैमाने पर नताइज तब्दील करना पड़े, और नताइज की वो जो तब्दीली थी इसको आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया, आलमी मीडिया ने इसको तस्लीम नहीं किया, और अल जजीरा समेत जितने आलमी चैनल्स हैं उन्होंने इस धांधली को बेनकाब किया, और फिर जो आलमी सतह के जो इदारे हैं उन्होंने भी इस धांधली पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए या ताकतवर हल्कों के लिए ये एक अनकंफर्टेबल किस्म की सिचुएशन बन गई। इस वजह से वो अपने इसी ऑफिसर से कुछ मायूस हो गए। अब ये जो ऑफिसर हैं ये मुबैना तौर पर एक्सटेंशन भी लेना चाहते थे, और इनका ख्याल था कि वो एक एक्सटेंशन ले लें, चाहे वो मुख्तसर मुद्दत की एक्सटेंशन हो, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह के इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, और उसकी वजह ये थी कि पीटीआई इतनी मकबूल थी कि उसको किसी भी तरह से क्रश करना नामुमकिन हो गया था। तो बहरहाल इनको उस वक्त एक और एक्सटेंशन जिसकी इनकी ख्वाहिश थी वो नहीं दी गई। अब उसके बाद शरीफ ख़ानदान ने 3 मरतबा GHQ को इसी ऑफिसर के मुतल्लिक और इन्हीं ऑफिसर के मुतल्लिक GHQ को पैगामात भिजवाए, और इन ऑफिसर के मुतल्लिक शरीफ ख़ानदान की जानिब से GHQ को जो पैगामात भिजवाए गए उनमें GHQ से ये ख्वाहिश जाहिर की गई, या आप ये कह लें कि उनसे बड़े नरम अल्फाज में यह मुतालबा किया गया कि इन शख्सियत को कोई कलीदी ओहदा दे दिया जाए, लेकिन GHQ ने इन तीनों पैगामात को रद्द कर दिया, और ये जो ऑफिसर हैं इनको रिटायरमेंट के बाद भी किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं दिया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में एक ताज़ा तरीन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है जो कि इसी खबर से जुड़ी हुई है, इसके मुतालिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आपको बताते हैं, और इस ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो 3 नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब सिविल और अस्करी एजेंसियों ने एक ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट इमरान खान साहब और PTI के मुतालिक है। अब जिस वक्त हम ये कहते हैं कि सिविल और अस्करी एजेंसियों ने, तो पाकिस्तान में 37 के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनमें ज़ाहिर है कि ऐसे इदारे भी शामिल हैं जिनको आप कह सकते हैं कि गैर रवायती कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनमें आपकी रेलवे पुलिस और दीगर इस तरह के इदारे भी शामिल हैं। लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारे या वो एजेंसी जिनका ताल्लुक अब आप कह लें कि 76 साल से बराह रास्त सियासत से भी होता है, वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बनाई गई है ये IB की जानिब से बनाई गई है, यानी सिविल साइड से IB की जानिब से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से, और फिर एक अस्करी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक फ़ौजी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये एक मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट या आप कह लें कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कि इमरान खान साहब और PTI के मुतल्लिक है। अब इस रिपोर्ट के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसकी हमारे ज़राए ने तस्दीक की है, इसके पहले नुक्ते में ये असेस किया गया है और ये आप कह लें कि तज्जिया किया गया है, और ये पॉइंट्स लिखे गए हैं कि PTI ने जो अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सुहेल आफरीदी की क़यादत में धरना प्लान किया है, जिसको PTI एक फ़ाइनल कॉल कह रही है। तो ये जो धरना है इसके अंदर KP से इतनी बड़ी तादाद में काफ़िले आ रहे हैं, और वो ऐसे काफ़िले होंगे जिनके पास तमाम रुकावटें हटाने के लिए मतलूबा वसाइल या मतलूबा मशीनरी उनके पास होगी कि इनको अटक के पुल पर रोकना नामुमकिन हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि अटक को जो इस जाली हुकूमत ने अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है, जो कि पंजाब और KP के दरमियान एक डिफेक्टो बॉर्डर है, एक डिफेक्टो सरहद है, तो इन्होंने इसको एक रेड लाइन करार दिया हुआ है कि हम KP से आने वाले काफिलों को किसी सूरत अटक से आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसमें यह मेंशन किया गया है इसके पहले नुक्ते में कि जो KP से काफिले आएंगे इनको अटक में रोकना नामुमकिन होगा किसी भी सूरत। जितनी मर्जी आप मैसिव डिप्लॉयमेंट कर लें, जितना मर्जी क्रैकडाउन कर लें, जितने मर्जी आंसू गैस के शेल फेंक लें, किसी भी सूरत PTI कि इतने ज़्यादा काफ़िले आएंगे KP से कि इनको अटक पर रोकना नामुमकिन होगा, और ये जो काफ़िले हैं फिर ये D चौक पर आ जाएंगे या फिर ये
अडियाला जेल चले जाएंगे, यानी जहां उनका धरना देने का प्लान है। अब उसके बाद जो दूसरा इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का नुक्ता है, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, वो भी बहुत अहम है। अब इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में ये बताया गया कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें, जाहिर है कि ये जो कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तें हैं, ये पीटीआई ने जीती थी। बाद में जाली फॉर्म 47 के ज़रिए ये नशिस्तें पीटीआई से छीनी गईं और जस्टिस तारिक जहांगीरी को भी जो बरतरफ किया गया, उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वो इस मामले की तहकीकात कर रहे थे और पीटीआई के हारे हुए जो कैंडिडेट थे अब वो जीते हुए नज़र आ रहे थे, यानी असली फॉर्म 45 के मुताबिक, जिसके बाद उनको बरतरफ किया गया और उनके खिलाफ एक नया मास खोला गया। लेकिन असल में चूँकि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तें पीटीआई जीती थी, इस वजह से ये असेस किया गया कि इस्लामाबाद में पीटीआई की हमायत में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकल के डी चौक आ सकते हैं, यानी ये जो एक फाइनल कॉल है इसके दौरान। उसके बाद रावलपिंडी शहर की जो पीटीआई जो नशिस्तें थी कौमी असम्बली की और इसी तरह सूबाई असम्बली की, ये तमाम नशिस्तें भी पीटीआई ने जीती थी। और शहर तो एक तरफ जो रावलपिंडी पूरा डिवीज़न है, ये पूरे डिवीज़न की नशिस्तें भी पीटीआई ने जीती थी और इसी वजह से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अलल ऐलान कैमरों के सामने कहा था कि पूरा रावलपिंडी डिवीज़न पीटीआई ने जीता है, लेकिन यहाँ पे धांधली करके पीटीआई को हरवाया गया और उसके बाद बदकिस्मती से उनको अगवा कर लिया गया या वो लापता हो गए और उसके बाद से अब तक वो मंजरे आम पर नहीं आए। तो अब असेसमेंट ये थी कि चूंकि पीटीआई इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इतनी ज़्यादा मकबूल है, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी बहुत बड़ी तादाद में जो काफिले हैं, ये पीटीआई के इस पोटेंशियल धरने में डी चौक या अडियाला जेल पर अगर ये धरना दिया गया तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद इसी रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया कि आज़ाद कश्मीर और इसी तरह मरी से, क्योंकि मरी से भी पीटीआई जीती थी और फिर आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की बहुत मकबूलियत है, तो आज़ाद कश्मीर और मरी से भी बड़ी तादाद में जो पीटीआई के काफिले हैं वो पहुंच जाएंगे डी चौक। मरी का जो एक्सप्रेस वे है ये मुजफ्फराबाद से भी एक्सेसिबल है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए ये काफिले जो है ये पहुंच जाएंगे डी चौक में या अडियाला जेल पर। उसके बाद इसी रिपोर्ट के चौथे नुक्ते में ये लिखा गया कि अगर पंजाब में, जैसे कि मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो एक आमराना हुकूमत है, तो अगर पंजाब में पीटीआई पर क्रैकडाउन किया भी गया और मोटरवे बंद कर दी गई या जीटी रोड बंद कर दी गई, तो तब भी इतने जैली रास्ते मौजूद हैं कि पंजाब से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ये इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे। अगर फैज़ाबाद जो कि इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला मरकज़ी रास्ता है इसको बंद भी कर दिया गया, तो तब भी आईजेपी रोड, इसी तरह तरामड़ी चौक और भी बहुत से ऐसे जैली रास्ते हैं जहां से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता है। और अगर ये धरना अडियाला जेल पर हुआ तो फिर जीटी रोड से अडियाला जेल की जो एक्सेस है ये भी हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे कि ये पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर ये सिचुएशन किसी के काबू में नहीं रहेगी। और जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो उस वक्त इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है इदारों के ऊपर कि ये कोई भी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमत वक्त होती है, उसको ये ख़तरा होता है कि अब इदारे कोई फ़ैसला ना ले लें इस प्रेशर में, यानी जीएचक्यू कोई इंटरवेंशन ना कर दे या सुप्रीम कोर्ट या कोई और इदारा इंटरवेंशन ना कर दे ताकि उस क्राइसिस से निकला जा सके। इसलिए हुकूमत की कोशिश होती है कि इस किस्म की कोई सिचुएशन बनने से पहले उस सिचुएशन को टाला जाए। अब ये जो एक हमने आपको बताया इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसके बाद और इसी सूरत हाल में अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब और तीन अहम शख्सियात के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो इसी वीलॉग के अंदर ऐड कर लेते हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के मुतल्लिक एक पॉलिसी बयान सामने आया है। इसी वजह से अब इस बयान को बड़ी अहमियत दी जा रही है। अब ये जो पॉलिसी बयान है इसमें राना सनाउल्लाह ने अपना जो पहला नुक्ता बयान किया उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कभी भी माइनस इमरान खान की शर्त नहीं रखी और ना ही सियासी तौर पर इमरान खान को या इस तरह किसी को भी माइनस किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेशकश की गई है तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की,
और इमरान खान साहब को इससे पहले नवाज शरीफ को और एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है। यानी ये पेशकश जो है ये GHQ की रजामंदी से ली गई है, ये पेशकश नवाज शरीफ की रजामंदी से की गई है और इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अख्तियार किसी को नहीं दिया। ये राना सनाउल्लाह ने कहा, यानी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मुज़ाकरात पर ऑन बोर्ड है, इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात करना चाहती है। और फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी पॉलिसी बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है, मुज़ाकरात में इमरान खान ही रुकावट हैं। उसके बाद इस हुकूमत ने सरेंडर करते हुए ये भी कहा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती में अब कोई रुकावट नहीं है, अगले इजलास में अपोजिशन लीडर का फैसला हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर खबर ये छुपी हुई है कि हुकूमत ये कह रही है कि GHQ इमरान खान साहब और PTI के साथ मुज़ाकरात पर रजामंद है, मुज़ाकरात के लिए ऑन बोर्ड है। और इससे पहले राना सनाउल्लाह ये भी कह चुके हैं कि मुल्क के 5 बड़ों यानी इमरान खान साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की एक बैठक ज़रूरी है, यानी इनकी मुलाकात ज़रूरी है, इनकी मशावरत ज़रूरी है ताकि मुल्क को बहरान से निकाला जा सके। तो इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत और PTI का जो पोटेंशियल धरना आगे आने वाला है उसका इतना खौफ है कि अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने हर सूरत जो है इस हुकूमत PTI से और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन यहाँ आपको अडियाला जेल में जासूस के मुतल्लिक और एक नए जासूस के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन और दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं। अब अडियाला जेल में एक और जासूस को घुमाया गया है और ये पल्स लेने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में क्या करते हैं। और फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक कुछ खबरें या कुछ इतलात इस अंदाज में लॉन्च करवाई गई कि किसी तरीके से PTI के बयानियों को कमज़ोर किया जा सके और जो इस वक्त इमरान खान साहब का बयानिया है इसको शिकस्त दी जा सके। अब ये जो इंसानी जासूस हैं जिनको इस्तेमाल किया गया, ये ज़ाहिर है कि अडियाला जेल में इनको भी जाना पड़ा, यानी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब। और अब इन्होंने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं चूँकि बहुत अरसे से जेल में हैं और जब आप बहुत अरसा जेल में रहें तो कोई भी इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि ये नेचुरल बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर फ्रस्ट्रेट हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब की और भी आवाज़ें सुनी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर मैं इमरान खान साहब की वो आवाज़ें दोहरा नहीं सकता। अलबत्ता इरशाद भट्टी साहब को मैंने कान में बता दिया था कि इमरान खान साहब क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ आपको अंदर की बात बताएं कि इंजीनियर साहब का दावा यह है कि उनका जो सेल है वो इमरान खान साहब के सेल के बिल्कुल साथ था और ये दीवार के साथ कान लगा के इमरान खान साहब की बातें जो वो अपने मुशक्कती के साथ करते थे ये वो तमाम बातें सुनते थे और इमरान खान साहब के सेल से कुछ देसी घी की खुशबू आती थी। लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब का जो सेल है ये मिर्ज़ा साहब के सेल से काफ़ी दूर था। इमरान खान साहब का सेल बाकी जो सेल्स हैं उनसे अलग थलग गया क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस सेल को अलग रखा गया है। और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इंजीनियर साहब ऐसे दीवार के साथ कान लगा के जितने मर्जी वो कान खड़े कर लें कि वो इंजीनियर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की बातें जो हैं वो इतने दूर से सुन रहे हों। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि मुमकिना तौर पर इंजीनियर साहब को मुमकिना तौर पर और मुबैना तौर पर लॉन्च किया गया है ताकि ये तासुर बनाया जा सके कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और अडियाला जेल में इमरान खान साहब के लिए मुनासिब किस्म के इंतजामात किए गए हैं। क्योंकि इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि अडियाला जेल के जो मौजूदा जेलर हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं और उन्हें मजहबी किताबों से बड़ा लगाव भी है। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सुहेल आफरीदी की मुलाकात के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब सुहेल आफरीदी ने पहले मरहले में लाहौर और पंजाब को फतह कर लिया और उसके बाद उन्होंने 9 जनवरी को सिंध जाने का ऐलान किया। अब उन्होंने 9 जनवरी को जब सिंध और कराची जाने का ऐलान किया तो इस ऐलान से ही पहले
कराची अमली तौर पर फतह हो गया। ये वही कराची है जहां पे पीटीआई का मैंडेट छीन के एमक्यूएम को दिया गया और बाद में एमक्यूएम की मीटिंग से एक ऑडियो लीक हुई जिसमें बताया गया कि असल में ये नशिस्तें पीटीआई जीत रही थी और किस तरह से फिर ये नशिस्तें पीटीआई से छीन के एमक्यूएम को दी गई। अब किस तरीके से जो सिंध को सुहेल आफरीदी ने फतह किया ये भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि मरियम नवाज ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर में, जिस तरह से केपी के वज़रा के साथ बदतहज़ीबी की गई, बदतमीज़ी की गई, तो इस पूरी सूरत हाल में सुहेल आफरीदी जो है ये एक बहुत बड़े हीरो बन के सामने आए और कौमी सतह पर एक बड़े लीडर के तौर पर इनकी शनाख्त हो गई और मरियम नवाज जो पहले ही ज़ीरो थी वो मज़ीद 0/0 हो गई और सुहेल आफरीदी हीरो बन गए। अब उसके बाद जब उन्होंने सिंध जाने का ऐलान किया तो सिंध हुकूमत ने लाहौर के वाक़यात से सबक सीखते हुए अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि किसी भी सूरत सुहेल आफरीदी साहब के दौरे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और हम इस दौरे को वेलकम करेंगे। लेकिन इसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सुहेल आफरीदी की मुलाकात के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर आई है। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि सुहेल आफरीदी ने एक बड़ी अहम नौयत की बैठक की है और इस बैठक के दौरान एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया गया सुहेल आफरीदी से एक सहाफ़ी की जानिब से, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने ये जो उनसे सवालात किए गए साफ़ियों की जानिब से इनको बड़े तामुल से सुना, बड़े सख्त किस्म के सवालात भी उनसे किए गए, लेकिन उन्होंने तामुल से और बुर्दबारी से जवाब दिया। मरियम नवाज ने कभी इस किस्म की मीडिया ब्रीफिंग्स नहीं की जितनी ब्रीफिंग जो है ये सुहेल आफरीदी कर चुके हैं और आज़ादाना तौर पर साफ़ियों को इजाज़त देते हैं कि वो सवाल करें और उनके जवाबात भी देते हैं। अब एक सवाल जो है सुहेल आफरीदी साहब से ये पूछा गया कि क्या वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे, और ये जो सवाल था ये इस कॉन्टेक्स्ट में था जब इस हुकूमत ने कहा कि 5 मुल्क के जो बड़े हैं उनको मिल बैठना चाहिए, उनकी मुलाकात होनी चाहिए और एक बैठक होनी चाहिए। अब जिस वक्त सुहेल आफरीदी साहब से ये सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के मुतल्लिक हमारे कायद इमरान खान साहब ने हमें कोई हदायत नहीं दी। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं और मुलाकात मेरी जो है ये मेरे कायद से नहीं करवाई जा रही, लेकिन अगर कोई तकरीब होगी, कोई मीटिंग होगी अहम नौयत की, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग या NFC या दीगर कौमी मामलात से जुड़ी मीटिंग, तो वहाँ पर मैं फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूँगा। ये अल्फाज जो है ये उन्होंने इस्तेमाल किए कि मैं फील्ड मार्शल से ज़रूर मुलाकात करूँगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, तो इसके जवाब में हमारे वज़रा ने कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं ये कहता हूँ कि ये एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन उसके बावजूद मैं इन अल्फाज पर माजरत करता हूँ और इससे उनका जो सियासी कद काठ है एक लीडर के तौर पर वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ के एक एंकर के मुतल्लिक एक अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। अब GHQ के ये जो एंकर हैं इनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये ख़ुद को बहुत बाखबर सहाफ़ी समझने के लिए या बहुत बाखबर सहाफ़ी का तासुर देने के लिए ये GHQ से रिलेटेड ऐसी खबरें सामने लाते हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई नया इक़दाम करने वाली है या PTI को क्रश करने के लिए कोई नया एक्शन लिया जाने वाला है। तो इस तरह उल्टा इदारे का जो बयानिया है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसकी नफ़ी होती रहती है। और यही जो एंकर हैं इनके मुख्तलिफ जो फरमुदात हैं इसी किस्म के ये ट्विटर पर वायरल भी होते रहते हैं। और एक जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं वो इनके लिए डाकिए का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ जो इनको डाकिया कहते हैं। बहरहाल अब यही जो एंकर हैं मुनीर फारूक साहब, अब उन्होंने एक नया आप कह लें कि जो तजिया नुमा खबर दी है उसमें उन्होंने कहा कि जो इस वक्त ग्रैंड प्लान की बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ को हटा दिया जाएगा और एक इस्टेब्लिशमेंट को वंडर बॉय की ज़रूरत है,
जो कि आके डिलीवर कर सके। और जो सुहेल वड़ाई साहब ने खबर दी कि मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस से या शहबाज शरीफ की डिलीवरी से इस वक्त GHQ या इस्टेब्लिशमेंट मुतमिन नहीं है, तो इस सूरत हाल में एक नया ग्रैंड प्लान बनाया जा रहा है जिसके तहत एक नए निज़ाम में एक कौमी हुकूमत कायम की जाएगी और उसके सरबराह कम से कम शहबाज शरीफ नहीं होंगे, क्योंकि GHQ ये समझता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ना कोई मकबूल आम बयानियाँ बना सकी और ना ही डिलीवर कर सकी। ये सुहेल वड़ाई साहब की जो खबर है उसका लुबे लुबाब था। अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ के करीबी ये जो एंकर हैं यानी मुनीर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि तमाम तर ताकत और दबाव के बावजूद जो कि PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया पिछले 2-2.5 साल गुजरने के बावजूद, इसके बावजूद PTI अब तक मज़ामत कर रही है, PTI अब तक एहतजाज कर रही है। खान साहब जेल में हैं और बहुत बड़ा चैप्टर अब तक भी खुला हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि PTI 2.5 साल गुजरने के बाद भी अब तक एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, यानी अब तक PTI से मुकम्मल तौर पर निपटा नहीं जा सका। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि 2026 में नए निज़ाम का कोई तजर्बा कर लिया जाए और नया सेटअप बनाया जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के जुल्म सितम के बावजूद PTI को ख़त्म नहीं किया जा सका। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर अभी भी खुला हुआ है, यानी एक बहुत बड़ा मसला अभी भी बना हुआ है। तो इस सूरत हाल में 2026 में कोई नया निज़ाम या कोई नया सेटअप नहीं आ सकता। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। अब मुनीर फारूक साहब ने यह कहा कि जो आईनी अदालत है, जो आईनी अदालत बनाई गई है, ये वही फैसला करेगी जो फैसला साज चाहेंगे, यानी वो फैसला जो GHQ चाहेगा ये अदालत वही फैसले करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुनीर फारूक साहब ने एक मरतबा फिर नादान दोस्त के तौर पर GHQ या इदारे का जो बयानिया उसकी नफ़ी कर दी, जो ये कहते हैं कि हमारे आईनी मामलात में अदालती मामलात में और सियासी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन ये GHQ के ज़राए को कोट करके ये कह रहे हैं कि आईनी अदालत वही फैसले करेगी जो इदारा कहेगा या जो GHQ कहेगा। तो इसलिए अब इनका नाम ही नादान दोस्त पड़ गया। लेकिन यहाँ पे आपको लाहौर से भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ तो मरियम नवाज़ ये दावा करती हैं कि उनकी गवर्नेंस बड़ी शानदार है, उनका तर्ज हुकूमत बड़ा शानदार है, लेकिन अब एक बड़ा आप कह लें कि तल्ख फिगर, अफसोसनाक फिगर लाहौर से सामने आया है। और इसमें यह बताया गया है कि लाहौर में गुर्बत की वजह से 2025 में 116 अफराद ने खुदकुशी करके ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। और ख़ुदकुशी करने वालों में 83 मर्द और 33 ख़वातीन शामिल थे, जिनमें गुर्बत से तंग आए हुए जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में शामिल थे। इससे पता चलता है कि मरियम नवाज़ की गवर्नेंस क्या है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।